वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, और एंड में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको स्टेप वाइज पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। हाँ जी, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स mix up physically without any fixed ratio is called mixture। मैंने क्या बताया? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिजिकली आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, और उनमें कोई रेशो फिक्स नहीं होती, इसे हम नाम देते हैं मिक्सचर। फिजिकली कंबाइन होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है हम उनको ऐसे उठा के आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। इसको नाम देते हैं फिजिकली कंबाइन होना। मिसाल लेते हैं हम लोग, हमारे पास एयर एक मिक्सचर है। एयर के अंदर जितनी भी गैसें मौजूद हैं उन दोनों के दरमियान या उनके दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं होता, वो फिजिकली कंबाइन है। और इनमें जितनी भी गैसेस हैं उनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, दैट्स कॉल्ड मिक्सचर। राख भी एक मिक्सचर है, वुड मिक्सचर है, गैसोलीन मिक्सचर है। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हाँ जी, मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने ये बताया कि मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक को नाम देते हैं होमोजीनियस, एक को नाम देते हैं हेट्रोजीनियस। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ये जो टाइप्स हैं ये कंपोजिशन की बेस पर हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ जी, द मिक्सचर which have uniform composition throughout। हाँ जी, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर है, एयर की कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म रहती है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए आप, जो एयर की कंपोजिशन इधर होगी हमारे पास, उधर भी वही की वही होगी, चेंज नहीं होगी। इसको नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? हाँ जी। इसके बाद हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हाँ जी, दी मिक्सचर which have no uniform composition, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती उनको हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? हमारे पास राख, इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इससे अलग होती हैं, कंपाउंड से अलग होती हैं। हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन पढ़ते हैं। हाँ जी, कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने पढ़ा था
इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। हाँ जी, हमने ये पढ़ा था कि जब किसी एलिमेंट के एटम केमिकली कंबाइन होते हैं उससे रिजल्ट में बनता है कंपाउंड। लेकिन जो मिक्सचर है इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। हाँ जी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल कंबिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, ये एलिमेंट्स के फिजिकल कंबिनेशन से बनता है। नेक्स्ट हमने कहा था इट इज होमोजीनियस इन कंपोजिशन या होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर हमने ये कहा था कि जो कंपाउंड होता है इसकी कंपोजिशन मेंटेन रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए हमने बोला था कि होमोजीनियस है। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है, यानी इसकी कंपोजिशन मेंटेन भी रहती है, कंपोजिशन चेंज भी हो जाती है। हाँ जी, इट हैज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। नेक्स्ट हमने कहा था जो कंपाउंड है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिप्रेजेंट बाय मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला। लेकिन इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नो रिप्रेजेंटेशन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमने कहा था कि इट हैज फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन यहां पे नो फिक्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हमने अहम कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ी थी। हमने कहा था जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उनकी पहचान खत्म हो जाती है और कंपाउंड की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन जो मिक्सचर है, मिक्सचर की जो आइडेंटिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, इट शो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट हैं वो फिजिकली कंबाइन हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटी लूज नहीं हुई और वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा कि मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी टर्म है मॉलिक्यूलर। हम इसमें छोटी सी एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? द सम ऑफ masses of all atoms present in a molecule is called molecular mass। मैंने क्या बताया? मैंने कहा सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास HNO3 एक मॉलिक्यूल है इसका। अब देखो इसके अंदर एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। इन तमाम एटम का जो एटॉमिक मास है अगर हम सम कर दें उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाइड्रोजन का है हमारे पास, देखें हाइड्रोजन का है 1 और नाइट्रोजन का है 14। एक ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 और 3 का कितना हो जाएगा जी? 3 का हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 1 और ये हो जाएगा 63 AMU। इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मास। फार्मूला मास की जो टर्म है दैट्स रिप्रेजेंटेड या दैट्स यूज्ड
फॉर आयोनिक कंपाउंड। हमने पढ़ा था कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि हर आयन अपोजिट चार्जेड आयन से सराउंडेड होता है। इसलिए हम इसका एक यूनिट ले लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट। और एक फार्मूला यूनिट में जितने एटम होते हैं उनका जो सम अप होता है उसे हम नाम देते हैं फार्मूला मास। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये बताया किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में जितने एटम होते हैं उनका जो मास है, उनके मास का सम अप जो है उसे हम नाम देते हैं फार्मूला मास। जैसे हमारे पास देखें NaCl आयनिक कंपाउंड है। अब इनका मास कितना बनता है? इनका हमारे पास मास बनता है इसका 23 है, और ये हमारे पास है 35.5 क्लोरीन का, ये बनता है 58.5 AMU। दैट्स कॉल्ड फार्मूला मास। क्लियर हो गया? एक्चुअली ये सेम टर्म है, लेकिन ये हमारे पास जो टर्म है हम यूज करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, और ये यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।